गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ नशे का जो रुझान है। ये नशा मुख्तलिफ इक़साम का जिसकी अब तरह तरह के नाम सामने आ गए हैं। पहले तो कहा जाता था कि हेरोइन इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी की जाती है, सिगरेट नोशी की जाती है, और उसके बाद आज के इस जदीद दौर में हमारे बच्चे ऐसा नशा करने लग गए हैं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। जिसमें अगर हम देखें आइस है, क्रिस्टल का एक नशा है, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। फिर पहले पिछले वक्तों में अभी ये एक शीशा आया था, शीशा कैफ़ेज़ ओपन हो गए थे। ये भी एक बुरी एडिक्शन थी जिसमें हमारी नौजवान नस्ल बेराहरवी का शिकार हो रही थी। फिर अब वेपिंग का बड़ा ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, एक माफिया है पूरे का पूरा ये, जो कि तालीमी इदारों में भी ये नशे सरेआम सप्लाई कर रहे हैं और इनको पकड़ा भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से अपना धंधा, अपना कारोबार चलाए हुए हैं कि इनकी पकड़ काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को इन नशावर अद्वियात से महफूज रख सकते हैं। इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी आ जाती हैं और कौन कौन से नशे हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर एंटी ड्रग्स नारकोटिक्स कैंपेन जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब को हमने इनवाइट किया है। कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मैडम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। हमारी नौजवान नस्ल जो है, आपको पता ही है जिस तरह से मुख्तलिफ़ इक़साम के नशों में मुब्तला हो रही है, और इसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है क्योंकि उसका कोई स्मेल नहीं है, उसकी कोई ऐसी अलामात नहीं है कि पता चले कि बच्चा नशा करके आया है ना, और वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अंदर से घुन की तरह खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। क्या कहेंगे आप? आपने जो स्टार्ट में जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस वक्त जो नशे का ट्रेंड है, नए रुझानात हैं, माजी में कौन से नशे थे और अब क्या है। अब सबसे बड़ा जो ट्रेंड हमें फ्यूचर में थ्रेट करेगा जो वो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, और वो इतना हमें थ्रेट करेगा और कर भी रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया है। हम एज ए विसल ब्लोअर के तौर पे मीडिया के ज़रिए जिस तरह आप प्रोग्राम कर रही हैं, उन अदारों को, उन लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर आपने कंट्रोल न किया तो आज आप देख लें 2016 में मुझे याद है मैंने स्टार्ट की थी यही प्रेडिक्शन के आइस 2023 तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आज आप देख लें जो 2025 की हमारी रिपोर्ट जो हर साल जारी करते हैं उसमें 2025 में आइस नौजवानों का फेवरेट नशा था, और उसकी तरसील आसानी के साथ थी, ऑनलाइन थी। 80% 70% आप ड्रग्स जो है ना ऑनलाइन ख़रीदते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो इक़दामात थे उसको कंट्रोल करने के, उसकी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन हमने डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। हमने सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए कोशिशें की। उसका रिज़ल्ट अब अल्टरनेटिव ये निकल रहा है कि हमारी नई नस्ल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की तरफ जा रही है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में वो ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप उसका मिसयूज़, अब्यूज़ करते हैं, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बगैर नहीं रहते, तो हम उसको एडिक्शन कहते हैं। और आइस इस वक्त भी फेवरेट नशा है नौजवानों का पार्टीज़ में। और मैं बड़ी मुझे हैरानगी होती है क्योंकि मैं इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहा हूँ कि हम ये भी एज ए विसल ब्लोअर के तौर पर बताते थे कि लाहौर में या पंजाब के बड़े जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हिडन पार्टियाँ होती हैं, फार्म हाउसेस में पार्टियाँ होती हैं जहाँ ये बच्चे नशा करते हैं। लेकिन अब उन पार्टियों की जो आप मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं वहाँ उन पार्टियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप तरह तरह के वो ऐड देते हैं। डांसिंग पिल बात की बात है, पहले तो आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अच्छा। बच्चों को बताते हैं, ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बच्चे को बताया जाता है कि आप फलां इतनी अमाउंट की आप टिकट बुक करवाएं, नए दोस्त लेके आएँ। हाँ। और फिर आपको जो 1-2 घंटे पहले बताया जाता है जी फलां जगह पे बड़े एरियाज में जगह डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन आप ये जो हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए
जो उसकी तशहीर करते हैं उससे आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। अब वहाँ पे होता ये है, यही जो आपने बात की थी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हिडन हैं। आइस भी एक ऐसा नशा था स्टार्टिंग में जो हिडन था, लोगों को इतना नहीं मालूम था ये क्रिस्टल मेथ है क्या, ये किस तरह हमारी बॉडी को क्या कहते हैं डैमेज कर रही है, हमारी शख्सियत को, हमारे सोशल जो नॉर्म्स है उसको किस तरह। लेकिन अब उसके अल्टरनेटिव ये जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आई हैं, अब डॉक्टर एडवाइस करते हैं जी। अब जो अभी रिसेंटली हमने स्टडी की है कि जिसको मार्केट में अदर ड्रग्स नहीं मिलती, वो अब साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, 3000 फीस दी, 4000 फीस दी, तो ये कहा गया जी मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डॉक्टर साहब उसको वो एडवाइस कर देते हैं सुकून अवरदियात। उसकी डिफरेंट किस्में हैं, इंजेक्शन की सूरत में है, टैबलेट की सूरत में है और कैप्सूल की सूरत में है। अब डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब किया हुआ जो है वो आप ले जाते हैं नुस्खा मेडिकल स्टोर पे। हमारे यहाँ तो ऐसा कानून नहीं ना, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऐसी ओवर काउंटर ड्रग जो है या ऐसी ड्रग जो हम सेल नहीं कर सकते, आपको वो उस डॉक्टर के जो MBBS उसकी ज़रूरत है, आप उसको दे देते हैं। आप बिलीव करें कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला है वो 1, 2, 3 पत्ते रोज़ के, जिसमें 20-30 गोलियाँ होती हैं, कैप्सूल होते हैं, 4-5 इंजेक्शन है, वो इस्तेमाल करता है। अभी ये आपने देखा नहीं है ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल का वो जो एक डॉक्टर जो चिल्ड्रन, हाँ उसकी डिप्रेशन का शिकार था, बाद में जब सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है वो जब उसकी जब न्यूज़ आई ना सोशल मीडिया पे, एंटी डिप्रेशन, तो एक जर्नलिस्ट ने, फीमेल थी, उन्होंने जिक्र किया और मैंने भी जब वो उसकी खबर की स्टडी की, तय तक पहुंचा, तो यकीनन उसमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो आइस भी इस्तेमाल, बहुत से डॉक्टर हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो दीगर स्टाफ है वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है हॉस्टल में और हॉस्पिटल में दौरान ड्यूटी। बाद ऐसे डॉक्टर हैं, मैं अभी आपको मिसाल उसकी देता हूँ, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। अभी 2 वीक पहले मैंने एक डॉक्टर था जिसकी लाहौर से बाहर ड्यूटी थी और वो इंचार्ज था उस सेंटर का, गवर्नमेंट का था, लेकिन वो आइस पे चला गया क्योंकि उसका मौक़िफ़ ये था कि मैं जी आइसोलेशन में था, मेरा रिलेटिव कोई नहीं थे यहाँ, दोस्त कोई नहीं था, लिहाजा मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पहले इंजेक्शन का सहारा लिया और फिर उसके बाद मैंने आइस पे आ गया और उसको हमने रिसेंटली तौर पे एडमिट करवाया एक प्राइवेट ट्रीटमेंट सेंटर में। तो डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा तादाद है, हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर। तो अब देखें ना, जब आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं, आम लोग तो यही ख्याल करते हैं ना कि जी ये वैसे इसको ज़हनी बीमारी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़हनी सेहत का इशू बहुत बड़ा है जिसको एड्रेस नहीं किया जाता। ना बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, ना बच्चों को एड्रेस किया जाता है। आप देखें यूनिवर्सिटियों के जो मसाइल हैं, आपके एजुकेशन का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है बच्चों के ऊपर। घर वाले ये कहते हैं कि जी मेरी बहन, माँ कहती है मेरे भाई की बेटे ने, मेरी बहन की बेटे ने इतने नंबर लिए, तुमने क्या किया। वालिद अलहदा कोसता है बच्चे को, बच्चा फिर एंजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि वो ज़हनी मसाइल है जिसको हम एड्रेस नहीं करते। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि महीना 2 पहले आपने देखा होगा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने खुदकुशी की जो कोशिश की, तो ये हमारे सामने मिसालें हैं। अब ये जो आने वाला फ्यूचर है, 2 साल के बाद आप खुद यहाँ बैठ के ही प्रोग्राम करेंगी, कहेंगी कि ये इतना मसला बढ़ गया है। अल्लाह खैर करे। तो क्यों नहीं इदारे इन एक्शन, क्यों नहीं बर वक्त इक़दाम किए जा रहे? अगर अल्लाह ना करे कि हम 2 साल बाद फिर यहाँ पर बैठ के ये रिपोर्ट, मैं तो कई सालों से वर्स्ट हो चुकी है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैं तो कई सालों से जिम्मेदार जो रूल कर रहे होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं जिम्मेदार होता। आप अपने देखें, सिस्टम को ठीक करना, बेहतरी लाना, ये किसका काम होता है? जब हम कहते हैं ना रियासत माँ का किरदार अदा करती है, तो फिर उन्हीं का काम है। हम वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन से बढ़ के उस सिस्टम को जो चलाने वाले हैं, ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी क्या सो रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सो रहे हैं। आप चीज़ों को बर वक्त, मैंने आपको कह तो रहा हूँ कि हम विसल ब्लोअर का जब काम करते हैं,
हम ये कहते हैं कि ये चीज़ आने वाली है, इसको रोकें। अब एक मस्कुलर पेन की टैबलेट कैप्सूल है, मैं नाम नहीं लेता, लोग उसको यूज़ करते हैं। अब 50 ग्राम का पहले मिलता था, फिर आपको ज़्यादा तकलीफ है, आप 100 ग्राम का। अब जो ड्रग कंपनी ने 300 मिलीग्राम का बनाना शुरू कर दिया है। अब उस कंपनी से कोई नहीं पूछता, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई नहीं पूछता कि भाई आपकी जो सेल है वो कभी इतनी थी पिछले साल, उससे पिछले साल, इस साल आपकी सेल तो डबल ट्रिपल हो गई है। क्या सारे लोग ही इस चीज़ों पे लग गए? उसकी मिसाल मैं देता हूँ, आपको शायद याद हो, लाहौर में एक कफ सिरप का वाकया हुआ था शदारा में, जिससे अमवात हुई थी 27, और उसके एक महीना बाद फिर हुआ था गुजरांवाला का वाकया। वो दोनों रिपोर्टें मैंने तैयार की थी। अब होता क्या था कि मैंने उस कंपनी से जब बात की, फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मैंने कहा आपके इस एरिया में जो आपके बैजेस हैं सिरप के, वो 6 मिले हैं और एक बैच में पता नहीं 6000 या 5000 बोतल होती है। तो क्या यही इलाका था लाहौर का जहाँ ज़्यादा लोग जिनको खांसी आती थी या लोग टीबी का शिकार थे? मैंने कहा आप उस पर स्टडी करें कि हमारी किस इलाके में कहाँ मकदार में ज़्यादा मेडिसिन जा रही हैं। तो इसकी भी हमें ज़रूरत है। हमारे पास मैडम रिसर्च वर्क कोई नहीं है, हमें बहुत सा काम करना है इस पर। अब वालिदैन को नहीं पता कि बच्चे के पास, बच्चे के बैग में वो कैप्सूल है, इंजेक्शन है या टैबलेट है। आप मेडिकल स्टोर से वो आपने, हमारी ख़वातीन करती हैं घरों में, आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर पहले आपसे पूछेगा, चाहे MBBS चाहे साइकियाट्रिस्ट, आपको नींद आती है? आपने कह दिया डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने लिख देना 0.5 फलां टैबलेट है फलां कंपनी की, आप ये लें। आपने 5-6 दिन इस्तेमाल की, आपने वो जो नुस्खा और उसका रैपर जो ना, या तो किचन के किसी भी शेल्फ में रख दिया या अपने पर्स में रख लिया, बैग में रख लिया। जब भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा बच्चों की वजह से, हालात खाने पीने की वजह से, माशी में से कुछ भी हुआ, आपने वो निकाला, बच्चे को दिया, जाके ले आओ। अब सारी बात, आप जिस मेडिकल स्टोर में बार बार जाते हैं उसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मेडिकल स्टोर वाले को ये पता होता है ठीक है जी कि ये तो पहले भी लेके जाते हैं। अब वो जब आपने दोबारा उसको इनटेक शुरू कर दिया, जब शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर आप वो सिलसिला आगे बढ़ा देते हैं। सही। अच्छा, ये रिवायती मनशियात की बजाय फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आपने बताया, फिर इसमें आइस क्रिस्टल, आपने कहा कि आइस का तो पता ही नहीं चलता है। अब ये इस तरह के नशे अब बहुत ज़्यादा, वेपिंग को हम हमेशा निगलेक्ट कर जाते हैं, और वेप करना ये जो है ये हमारी आजकल बच्चियों में कॉमन फैशन है ना, ये एक फैशन के तौर पे इसको लिया जाता है। कितना ये नुकसानदेह है? मैडम वेप जो है ना इस वक्त, पिछले साल जो WHO ने रिपोर्ट जारी की थी, 4.25 करोड़ नौजवान था जो वेपिंग का शिकार है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में जो इसका इस तरह इंक्रीज 2020-21 के बाद हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। हर यूनिवर्सिटी मैं पहले आपको थोड़ी रिसर्च अपनी बताता हूँ। हर यूनिवर्सिटी में हर 8वें और 10वें बच्चे के पास वेप है, बल्कि मैं तो कहूँगा 5वें बच्चे के पास होगी, और हर 10वीं और 12वीं बच्ची के पास वेप है। वेप नहीं है तो निकोटीन पाउचेज हैं, पैचेज अलग है, पाउचेज वाइट कलर के। ये 2 कंपनी है जो मार्केट में है। अब हर वो बच्ची के पास वो डिब्बी है। वो कहते हैं जी, वालिदैन घर वाले पूछते, वो आर्टिफिशियल निकोटीन है ना, आप जिस तरह मुंह में नस्वार रखते हैं, तंबाकू रखते हैं, अब वो आर्टिफिशियल निकोटीन है जो आपको प्लेजर देती है, आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और उसके भी लेवल हैं, A B C D, 1 2 3 5 तक हर लेवल का निकोटीन उसमें फिक्स है। जब आपको ज़्यादा मकदार की ज़रूरत, क्योंकि एडिक्शन में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आप जब हल्की डोज लेते हैं, 2-3 महीने आपको प्लेयर नहीं मिलता, आप डोज को और बढ़ाते हैं, फिर आप, क्योंकि आपकी बॉडी डिपेंडेंट है ना, हत्ता कि जो सड़क पे बैठा एक ड्रग एडिक्ट है वो 4 से 5 इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल के लगाता है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, और एक इंजेक्शन हीरोइन का पानी में मिक्स करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, तब जाके उसको सुकून मिलता है। और इसी तरह निकोटीन में भी यही है, वो लेवल है उसके। आप दुकान पे चले जाएं, वो बच्चे और जो बच्चियां खासकर वो अपने बैग में वो रखती हैं डिब्बी,
वालिद या अक्सर वालिदा ही पूछती और है ना। आपको पता है, आप किसी भी मार्ट पे चले जाएं, आप किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं, आपको काउंटर के ऊपर वो डब्बे पड़े हुए आम नजर आएंगे। मैंने एक दफ़ा पूछा भी, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये डब्बी के अंदर वो गोल राउंड शेप की बॉक्स था, तो उसको मैंने घुमा के देखा, मैंने कहा ये क्या है? कहता मैडम ये मुंह में रखने के लिए। यस। तो मैंने कहा है क्या? कहते हैं इसी तरह से जैसे कुछ लोग नस्वार खा लेते हैं। मैंने कहा बॉयज़ के लिए? कहता नहीं नहीं, गर्ल्स भी यूज़ करती हैं। गर्ल्स भी यूज़ करती हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा करती हैं ना। हाँ, तो और इसके साथ साथ फिर देखें ये जो ई सिगरेट है, ई सिगरेट के बाद वेपिंग है। अब वेपिंग में हमारे यहाँ बदकिस्मती, आपने जो बात की थी ना, तो मैं अक्सर ये बात कह भी देता हूँ कि आप तो उसके स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का एक डिपार्टमेंट है। हमारे ये जो बेचने वाले हैं लोग हैं, ख़ासकर ये वेप और ये निकोटिन पैचेज जो हैं, पाउचेज जो हैं, और ई सिगरेट बनाने वाले, ये सारे उस तरफ गए हैं। उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें इसके स्टैंडर्ड आप बना दें कि लिक्विड के जो हम डालते हैं वेपिंग में और अदर चीज़ों में। तो आप देख लें, जब आपके मुल्क में ये चीज़ें सारी चल रही होंगी तो किस तरह आप, हाउ कुड पॉसिबल कि आप इसको कहें जी ये ख़त्म हो जाए। अब ख़त्म होने की बजाय आप जिस रोड पे, जिस मार्केट, जिसके पास पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं ना मैडम, पता है, जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, कर्जा भी ले लिया, उसने चौक और चौराहे में छोटी सी दुकान लेके पान का खोखा डाल लेते। और आप देखें हर पान के जो दुकान है, आप 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर 300 का पेट्रोल खर्च करके भी उस जगह से पान खाने आते हैं। उस जगह से क्या, उसकी वजह यह है कि उसके पान में ज़्यादा आपको ना बॉडी लेवल जो आपको प्लेयर देता है ना, उसमें ज़्यादा टोबैको है, ज़्यादा आप जो चाहते हैं वो आपको बढ़ा। तो ये चीज़ें आज से इसको कंट्रोल करना बड़ा इजीली अवेलेबल। गुटखा, मैं आपको बताऊं कि गुटखा जो बनाते हैं, जो मैंने देखे इंग्रेडिएंट, उसमें ये कत्था, चूना और ये जो ग्लास है शीशे का, उसको ग्राइंड करके डालते हैं। फिर ग्लास शीशा जिसमें हम पानी पीते हैं, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इसके केमिकल, सोने वाले जिसको सुकून आवर, वो केमिकल मिक्स करते हैं ताकि आपको प्लेयर मिले। और आजकल गुटखे की जो सबसे सस्ती प्राइस है वो 80 रुपये, 100 रुपये है। आप देखें जितने चिंग रिक्शे चलाने वाले, जितने मिडिल क्लास, लोअर क्लास के, जितने भी लेबर क्लास काम करने वाले, जब तक वो गुटखा इस्तेमाल नहीं करते सुबह से लेकर शाम तक, उनके बॉडी का लेवल नहीं पूरा होता, उनको सुकून नहीं मिलता, तब वो जाके काम करते हैं। और जो नस्वार बनाने वाले हैं, आप कभी नस्वार बनती देख ले, आपको परेशानी हो जाए। उसमें टोबैको ग्राइंड किया हुआ, फिर उसके बाद ये चूना और श्रेश मिलती है, और उसके बाद गोबर की स्वाह डालते हैं। और ये आप चीज़ें अगर आप देखें तो आप कहें ये तो खाने वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी हम मार्केट में वो अवेलेबल है और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, वेपिंग को हमारे यहाँ समझा जाता था कि सिगरेट की निस्बत ये कम हार्मफुल है और ये सेफ समझा जाता था, ठीक है, वेप को। तो क्या वाकई सेफ है एज कम्पेयर टू सिगरेट? कोई सेफ नहीं, कोई सेफ नहीं। आपको किसने कहा? पीने वाला तो देखें, जो एडिक्ट है ना, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो तो हर बात झूठ समझेगा। वो कहेगा जो मुझे कह रहे हैं ये गलत है, मैं ही ठीक हूँ। अब वेप जो है उसमें भी निकोटीन के लेवल हैं। अब बच्चे अब क्या कर रहे हैं, वेप में सादा वेप नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो उस लिक्विड में आर्टिफिशियल निकोटीन में आइस के पानी को मिक्स कर रहे हैं। फ्लेवर्स भी डिफरेंट, जितने भी फ्लेवर है उसमें आइस को मिक्स करते हैं। अच्छा। आइस को मिक्स करके उसको शेक करते हैं, फिर उसको फिल करते हैं, उस जार को, उस जो वेप है उसको फिल करके, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वालिदैन को किस तरह, कोई वालिदैन को तो पता ही नहीं चलता। अब बच्चे वेप को या तो छुपा देते हैं, ना वालिदा पहचान सकती है, ना वालिद पहचान सकता है, ना भाई। तब पता चलेगा कि जब वो आप उसका इस्तेमाल सामने करेंगे, आपके सामने। हमने ये अभी एक स्टडी और की है इस पे कि पहले आपका ना मोबाइल एक स्टेटस था, गाड़ी से आप उतरते थे, हाथ में अच्छा सा मोबाइल एक सिंबल होता था। अब क्या होता है, बच्चा और बच्ची गाड़ी से निकलते हैं, बड़ी गाड़ी से, एक हाथ में चाबी और वेब निकालते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो 15 से 20 पफ लेता है, और वो धुआं भी बाहर नहीं निकालता, अंदर ही लेके जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें वो कितनी खतरनाक है। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो छूट नहीं सकती उसे। हम कहते हैं टोबैको हार्म रिडक्शन प्रोग्राम। सही सही।
اچھا جی، کرائسس یا ذہنی دباؤ کے دوران نوجوان منشیات کی طرف کیوں زیادہ مائل ہو جاتے ہیں؟ پھر وہی بات، اس میں آپ نے کہا کہ صرف نوجوان ہی نہیں ہیں، اس میں تو گھریلو جو خواتین ہیں وہ بھی آپ کے ہاں بجلی کا بل زیادہ آ گیا، آپ کے ہاں گیس کا بل زیادہ آ گیا، گھر میں لڑائی جھگڑا. آپ لیبر اور مڈل کلاس سے پوچھیں نا جن کو اتنے اتنے بل آتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں نا. ایون حتیٰ کہ آپ بلیو کریں کہ جو چھوٹا بچہ نرسری میں پڑھنے والا ہے نا، کیونکہ بچے اکثر جو نا اپنی ٹیچر کی بات کو فالو کرتے ہیں کہ ٹیچر نے مجھے یہ کہا، ٹیچر ماں جو مرضی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے یہ نہیں، مجھے ٹیچر نے یہ کہا. اب جو چھوٹا بچہ ہے، ٹیچر نے اسے اگر ہوم ورک دے دیا تو اس بچے کے اوپر بھی سٹریس ہے، ڈپریشن ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے. تو ہمارے ہاں جو یونیورسٹی کے بچے ہیں، یونیورسٹی لیول اور کالج لیول پہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ کاؤنسلنگ سینٹر بنانے چاہیے. دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن کے اندر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک سیپریٹ ونگ آپ بنا دیں، 2-3 ٹیچر کو کر لیں، اٹیچ کر لیں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جب آپ کا فارغ پیریڈ ہو آپ نے 2 گھنٹے یہاں بیٹھنا ہے. بچے اور بچیوں کے جو ایشوز ہیں، ناٹ اونلی یہ کوئی آپ کے فیملی ایشو ہے، آپ کے بہت سے اور ایشو آ جاتے ہیں. آپ کی ڈیزیز کا ایشو ہے، آپ کے بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے جو کو ایجوکیشن میں ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے آپ ڈرگ کی طرف اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کی فیس کا ایشو آ گیا، آپ کی ایجوکیشن کا ایشو آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایڈریس کریں وہاں پہ. ذہنی صحت کے بارے میں ہمارے ہاں نہ تو کمپین چلائی جاتی ہے، 1 سال میں 1 دن آتا ہے، اس کو ہم منا کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے ذہنی صحت کا دن منایا. ہمیں ذہنی صحت کی بہتری کے لیے، کیونکہ ذہنی صحت کی وجہ سے یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو میں نے جس طرح آپ کو یہ ابھی چیلنجز بتائے ہیں، فیوچر میں ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں، پھر آپ کس طرح روکیں گے؟ ابھی تو پاکستان میں 1 کروڑ لوگ نشہ کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد ڈبل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب سید ذوالفقار حسین، آپ آئے، آپ تشریف لانے